हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो केमिस्ट्री की सीरीज़ में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका हेनरी ला। क्या है हेनरी ला? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप पीवाईक्यू में जाके देखेंगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है इस पर, बट बहुत आसान है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो अभी तक हमने राउल्स लॉ वगैरह पढ़ लिया था और राउल्स लॉ आपको आ चुका होगा। आप समझ लीजिए उसी से मिलता जुलता आपका हेनरी लॉ है। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, फिर आपको समझाता हूँ ईजिली तरीके से, है ना। देखो स्टेटमेंट क्या है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इट स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। यानी हेनरी लॉ अब आपके पास क्या हो चुका है, आपके पास गैस है और गैस के साथ साथ कौन है, लिक्विड है। गैस है और गैस के साथ कौन है, लिक्विड है। तो वो ये कह रहा है कि पार्शियल ऑफ प्रेशर ऑफ द गैस, पार्शियल प्रेशर जो आपके गैस का है, देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है ना। तो एक ही स्टेटमेंट ये वाला आपको याद रखना है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन कह लीजिए या इसी को सॉल्युबिलिटी कह लीजिए, है ना, गैस की। और कहाँ, सॉल्यूशन के अंदर है। इतनी चीज़ें खाली आपको ध्यान रखनी है, यहीं से आपका सब कुछ निकल के आ जाएगा। यही देखो, प्रेशर जो गैस का प्रेशर है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, और इसी को क्या बोला जाता है, सॉल्युबिलिटी। क्या बोला जाता है, सॉल्युबिलिटी बोला जाता है। अब खुद सोचो, जब ये कांस्टेंट हटेगा, जब ये जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। अब ये हेनरी ने लिया है, इसलिए कौन सा कांस्टेंट इसकी जगह पे आ जाता है, के एच आ जाता है, जिसे हम हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। यही पी गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, है ना, सॉल्युबिलिटी कह लीजिए या मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस कह लीजिए। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस आपको निकालना आता है, कैसे निकालना आता है कि भाई गैस का मोल ऊपर रखो, गैस का मोल ऊपर रखो और नीचे क्या रख दो, टोटल मोल। नीचे क्या रख दो, टोटल। टोटल में कौन कौन लोग आएंगे, गैस भी आएगा और लिक्विड भी आएगा, जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे देखो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या है, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, पानी ही पानी, है ना। जो जो डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट का मतलब क्या होगा, पानी ही पानी होगा। यानी पानी बहुत ज़्यादा होगा, पानी बहुत ज़्यादा होगा। इसका मतलब पानी का जो मोल होगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है। तो पानी अगर बहुत ज़्यादा होगा तो पानी का जो मोल है इन वाटर, ये भी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा होगा। और अगर ये बहुत ज़्यादा होगा तो क्या हम इसको देखो, ये स्टेटमेंट देखो, है ना, गैस प्लस लिक्विड। तो नीचे जो टोटल था, तो टोटल कौन कौन से लोग थे, टोटल में आपका गैस था और साथ में वाटर था, यानी लिक्विड था। तो अब वाटर मैं भी लेता हूँ, लिक्विड है। अब एग्जांपल मैं लेता हूँ, ये है आपका एक और ये आपका है 1000। तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 1000, अप्रॉक्स 1000, बिल्कुल हम लिख सकते हैं। इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, हम क्या कर देंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो देख लो आपके पास क्या आ गया कि के एच, तो के एच रह गया। जो गैस का मोल फ्रैक्शन था वो आपका, जो नीचे दोनों मोल लिखते थे, हम किसको लिखेंगे, सिर्फ नीचे लिक्विड का। इससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। अब हम हेनरी लॉ को अलग अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं, तो देखो एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट और ऊपर वाला एक, आपको पूरा का पूरा मिल गया। तो आपको अभी हेनरी लॉ में एक्चुअल में क्या याद रखना है, सिर्फ यही देखो, यही आपको कि P इज इक्वल टू जो प्रेशर है गैस का वो के एच यानी हेनरी कांस्टेंट और आपका मोल फ्रैक्शन, यही इतना क्या है बेटा, यही इतना आपका क्या है, पूरा का पूरा हेनरी लॉ है पहला। अब यहाँ बहुत सारे जिस पर क्वेश्चन बनते हैं उसकी तरफ हम चलते हैं। ये वाला ग्राफ देखो, अब यहाँ से आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि आपका जो प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो इनके बीच का ग्राफ कैसा आएगा, सीधे आएगा, बिल्कुल सीधा आएगा, और ये उनका स्लोप होगा। तो अगर कभी आपसे स्लोप पूछ ले तो यही जो कांस्टेंट है वही आपका क्या है, स्लोप है, ठीक है ना, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ जिस पर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं, है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर। इनका कहना यह है कि अगर आपने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर को चेंज नहीं कर रहे हैं, अगर आप प्रेशर को चेंज नहीं कर रहे हैं, देखो P इज इक्वल टू के एच और आपका इंटू एक्स है, ये आपका कांस्टेंट हो चुका है। कांस्टेंट का मतलब चेंज नहीं होगा, तो हम हमेशा, मेरी आदत हमेशा समझाने के लिए मैं कांस्टेंट को कितना मानता हूँ, 1 मानता हूँ। तो मैंने कहा यार कांस्टेंट है, कोई मान लिया फिक्स है 1 इंटू आपका एक्स। तो अगर मैं इधर लेकर जाऊंगा के एच इज इक्वल टू, है ना, तो एक्स को अगर उधर लेकर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 1/x, और एक्स ही अपनी क्या थी, सॉल्युबिलिटी।
ये क्वेश्चन आपका सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है कि केएच और मोल फ्रैक्शन कह लो, सॉल्युबिलिटी कह लो, इनमें क्या रिलेशन है। तो हमने कहा एट कांस्टेंट प्रेशर, और ना भी दिया हो तो आपको मानना होता है कांस्टेंट प्रेशर पे केएच में और सॉल्युबिलिटी में उल्टा रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है? उल्टा रिलेशन होता है। इसलिए आपका देखो ग्राफ भी ऐसा आया है, ग्राफ भी आपका इस तरीके से आया। तो पहला आपको ये याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। ये वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो अभी आपको पता चला कि सॉल्युबिलिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सॉल्युबिलिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और टेम्परेचर के बढ़ाने पर क्या होती? कम। यानी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टेम्परेचर के उल्टा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये क्लास 11th में भी आपको पढ़ाया गया होगा केमिकल इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना। चलो दूसरा टेम्परेचर। अब इसका मतलब समझो, ये दो दो गोला है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर को बढ़ाओगे। अब देखो यहीं से देखो, टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी आपकी? कम होगी। तो एक्स बोलो या इसे काई बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी कम होगी। और अभी हमने देखा था कि सॉल्युबिलिटी में और केएच में उल्टा रिलेशन है। तो ये आपको याद होना चाहिए, टेबल में दिया हुआ है पूरा कि टेम्परेचर के बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी कम होती है, इसका मतलब केएच बढ़ेगा। उल्टा प्रेशर के बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, और सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो केएच क्या होगा? कम होगा। बात समझ में आ गई आपको कि नहीं आ गई? बात समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है ना। तो सबसे पहला आपको क्या मिला? सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि केएच में और सॉल्युबिलिटी में उल्टा रिलेशन है, केएच में और सॉल्युबिलिटी में उल्टा रिलेशन है। सेकंड हमने ये देखा कि जो आपका सॉल्युबिलिटी था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था प्रेशर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर के। दो मिल गया है ना। यही दो हमारे लिए काम की चीज़ है। अब वही सेम देखो, टेम्परेचर को बढ़ाओगे, अब टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी कम होगी, सॉल्युबिलिटी कम होगी, केएच क्या होगा? ज़्यादा होगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। मैं एनसीईआरटी का टेबल दिखाता हूँ, वहाँ से आपको चीज़ें, ये स्टेटमेंट देखना, पता चल जाएगा। डिफरेंट गैस हैव डिफरेंट केएच एट सेम या डिफरेंट टेम्परेचर। केएच क्या है? फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। केएच इज द फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। चलिए एनसीईआरटी का टेबल देखिए, टेबल से मैंने वैल्यू ली है, आपको टेबल मिल जाएगा एनसीईआरटी में 7.12 ऐसा कुछ टेबल एनसीईआरटी के अंदर आपका दिया हुआ है, ठीक। चलिए उसमें है, आप जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखो ये नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन। तो ये 293 केल्विन पे इसकी जो वैल्यू दी है 76 दी है अप्रॉक्स, मैंने लिया, ठीक है। अब गैस क्या है? सेम नाइट्रोजन ही है। जैसे ही आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो टेम्परेचर के बढ़ाने पर केएच बढ़ता था, हमने ये देखा था। तो यानी अब जैसे ही टेम्परेचर आपने 303 किया तो देखो 76 से कितना हो गया? 88। तो ये आपने देख लिया, वहाँ टेबल के अकॉर्डिंग आपको पूरा दिया हुआ है, ठीक। अब आते हैं लिमिटेशन, हेनरी लॉ की क्या कमी है। पहला, प्रेशर इज नॉट टू हाई। हम ये कह रहे हैं कि यार प्रेशर इतना भी ज़्यादा ना हो कि गैस ही गैस हो जाए, है ना। जैसे कि देखो प्रेशर के बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, बिल्कुल सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। अब प्रेशर को इतना ज़्यादा ना बढ़ा दो कि पूरा का पूरा गैस ही हो जाए, लिक्विड अपने घर चला गया यानी निकल लिया, ऐसा भी ना हो। या टेम्परेचर को बहुत लो भी नहीं करना कि सॉल्वेंट ही फ्री, यानी इतना टेम्परेचर कम ना कर दो, इतना कम ना कर दो कि आपका जो सॉल्वेंट है, जो लिक्विड है, वही फ्रीज हो जाए। 2 पॉइंट। तीसरा, द गैस शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल रिएक्शन, है ना। जैसे एग्जांपल, मान लो अगर गैस के अंदर केमिकल रिएक्शन हो गया है ना, जैसे पहला इसको देखो O2। अब भाई O2 और H2O, ये लिक्विड है, ये गैस है, आराम से हेनरी लॉ लगा सकते हैं, लिक्विड और गैस के अंदर हेनरी लॉ लगा सकते हैं। लेकिन आपने क्या लिया? NH3 गैस ले लिया, HCl का लिक्विड ले लिया। अब इन्होंने रिएक्शन कर लिया, NH4Cl का आयन बना लिया। अब बताओ ये गैस रह ही नहीं गई, और गैस अगर रह ही नहीं गई तो आप हेनरी लॉ कैसे लगाओगे? अगला, द गैस शुड नॉट गो अंडरगो डिसोसिएशन है, शुड नॉट अंडरगो, यानी गैस का डिसोसिएशन भी नहीं होना चाहिए। जैसे भाई आपने क्या लिया? HCl और वाटर के अंदर इसको डाल दिया। अब ये HCl जो गैस थी, ये तो वाटर के अंदर जाकर क्या होगा? देख लो, आयन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ भी हेनरी लॉ आपका नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है। अब आते हैं अपने इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन आएंगे। अभी तक रिकॉर्ड है बोर्ड में, जितनी बार पूछा गया या कहीं भी पूछा गया है हेनरी लॉ के एप्लीकेशन के बारे में, 2 एप्लीकेशन पूछा गया है। दोनों एप्लीकेशन को देख लो, समझ लो क्या है। पहला एप्लीकेशन, एट हाइयर एल्टीट्यूड। अब सबको पता है कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाओगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगी। तो हमने कहा जो पार्शियल प्रेशर PO2 क्या होगी? कम। अब खुद देखो, अगर PO2 कम होगी तो लो ब्लड में, अगर भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो गई आपकी कम, तो ब्लड के अंदर भी क्या होगा? कम। भाई खुल नहीं पाएगा, तो ब्लड के अंदर भी क्या होगा? कम होगा। तो इसे क्या बोलेंगे? एनॉक्सिया।
तो एक तो आपको ये ध्यान देना है कि जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे पार्शियल प्रेशर कम होगा, ब्लड के अंदर डिजॉल्व कम होगी, तो इस कंडीशन को बोलते हैं एनॉक्सिया। बात समझ में आई? सेकंड वाला सबको प्रॉब्लम होती है, सेकंड वाले को अच्छे से एक बार समझ लो। पहला तो आपको समझ में आ गया एनॉक्सिया की कंडीशन। दूसरा क्या है कि स्कूबा डाइवर वाला ये फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है कि यार देखो एक स्कूबा डाइवर, बहुत ध्यान से समझना, मैं पूरे हिंदी में लिखा हूँ इसलिए खुद के समझने के लिए, आपको समझाने के लिए कि यार ये देखो स्कूबा डाइवर है, अभी ज़मीन पे है, और कोई भी अगर ज़मीन पे रहता है, सरफेस पे रहता है, तो उस पर पी एटमॉस्फेयर लगता है जो कि 1 ATM होता है। सबको पता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कितना होता है, 1 ATM के बराबर होता है, ये हमेशा लगता है, ठीक है। अब जैसे ये पानी के अंदर गया, अब समझना, ये देखो ये यहाँ, जैसे ये पानी के अंदर गया तो पी एटमॉस्फेयर तो लग ही रहा था, साथ में वाटर का भी प्रेशर लग रहा था, वाटर का भी प्रेशर लग रहा था, यानी सिंपल सी बात है, इनसाइड अंदर जैसे ही गया तो जो टोटल प्रेशर था वो बढ़ गया। टोटल प्रेशर क्या हो गया है, बढ़ गया है। सिंपल सी बात, ये आपको समझ में आ गई होगी कि टोटल प्रेशर क्या हो चुका है, ऑलरेडी बढ़ चुका है पूरा का पूरा। बात समझ में आई? टोटल प्रेशर बढ़ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी आपको, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, जब ये लौट, अच्छा जाते समय कोई दिक्कत नहीं, अगर प्रेशर बढ़ रहा है इसका मतलब ये होगा कि जो भी वो स्कूबा डाइवर पहन कर गया है उस सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है, जो सिलेंडर लेकर जाते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है, तो ऑक्सीजन भी ब्लड के अंदर खूब डिजॉल्व हो रही, मजे ही मजे, खूब मजे ही मजे, नाइट्रोजन भी डिजॉल्व हो रही, मजे ही मजे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो लौटेगा, जैसे ही वो लौटेगा, अब खुद सोचो, अंदर प्रेशर क्या था, बहुत ज्यादा, अब जैसे ही वो लौटेगा, लौटेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो देखो लौट रहा है, तो जो प्रेशर होगा लौटते वक्त है ना आपका, जो लौटते वक्त है ना, लौटते वक्त क्या होगा, जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, और सडन डिक्रीज होगा, है ना, अचानक से लौटेगा तो यार प्रेशर सडन डिक्रीज हो जाएगा। अब अगर प्रेशर सडन डिक्रीज होगा इसका मतलब क्या है ना, कि आपका जैसे ही प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा, अब यार देखो प्रेशर कम होगा, सॉल्युबिलिटी कम होगी। अब ऑक्सीजन ने क्या किया है, आपको पता है ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। आप बायोलॉजी वाले अगर जो लोग होंगे जानते होंगे अच्छे से, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है ना, जुड़ जाता है, जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। लेकिन नाइट्रोजन तो निकलना चाहेगा, नाइट्रोजन चाहेगा यार बाहर चलो, तो नाइट्रोजन चाहेगा कि बाहर चलो। अब नाइट्रोजन जब बाहर आना चाहेगा, ब्लड के अंदर जो डिसॉल्व हो गया है, अब वो हम ब्लड के अंदर से बाहर आना चाहेगा, तो क्या होगा कि लिक्विड से नहीं तो बबल फॉर्म करेगा। तो क्या करेगा, नाइट्रोजन जब भी बाहर आएगा तो बबल का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा बेटा, बबल का फॉर्मेशन करेगा, और बबल का फॉर्मेशन करना बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है, ठीक। तो हमने ये देख लिया कि भाई नाइट जब प्रेशर कम होगा सडन वापस आते वक्त, तो क्या होगा, बाहर नाइट्रोजन बाहर आना चाहेगा और बबल का फॉर्मेशन करेगा, है ना, ब्लड के अंदर बबल का फॉर्मेशन करेगा। कैपिलरी ब्लॉक हो जाएगी, तो कैपिलरी ब्लॉक हो जाएगी, ये पेनफुल और डेंजरस होता है, खून निकलने लगता है। तो पहले ज़माने में लोग समझते थे ओ हो कि स्कूबा डाइवर गए, मछली उछली ने काट लिया, पिराना मछली वगैरह ने काट लिया, बट एक्चुअल में वो एक साइंस थी, वो एक साइंस थी, बाद में ये चीज़ पता चल पाई है। तो अब ये तो हमारे लिए क्या है, नुकसानदेह है। तो हम क्या करते हैं, जो सिलेंडर होता है, जो स्कूबा डाइवर का सिलेंडर होता है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, उसको क्या कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, यानी नाइट्रोजन को कम कर देते हैं। नाइट्रोजन जो पहले बहुत ज़्यादा थी, तो हमने नाइट्रोजन को क्या कर दिया है, कम किया है, और उसकी जगह पर हमने हीलियम गैस लिया है। नाइट्रोजन भी ज़रूरी है, उसकी जगह पे हमने हीलियम गैस लिया है 11.7%। ये क्या होती है, हीलियम होती है। अब हीलियम लेने का फ़ायदा क्या है, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ब्लड के अंदर बहुत कम होती है। सॉल्युबिलिटी अगर बहुत कम है तो ये बहुत ज़्यादा अंदर डिसॉल्व हो नहीं पाएगा और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी, ठीक है ना। तो ये अमाउंट देख लेना, ये अमाउंट भी एक बार आपको नज़र में रहना चाहिए। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा, इस कंडीशन का नाम याद रखना, इस प्रॉब्लम को बेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंड बोलते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग देख लो, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर देखा जाए मतलब ऑलरेडी। तो S1/S2 इक्वल टू P1/P2, क्या मतलब इसका, इसका मतलब ये अभी हमने पढ़ा था कि सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो यानी S1/S2 P1/P2। अगला, सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर बॉटल आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर। हम प्रेशर ज़्यादा क्यों करते हैं, प्रेशर ज़्यादा करने की वजह से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, CO2 की बहुत ज़्यादा हो जाती है। कुछ लोग कहेंगे सर सॉल्युबिलिटी जो है कहाँ लिखा है, सॉरी CO2 कहाँ लिखा है, तो देखो लिखा है सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर। सोडा वाटर क्या होता है बेटा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और इससे ही क्या बनती, CO2 गैस, है ना, जो बबल निकलती है, जो गैस निकलती है, आप देखते होंगे हाई प्रेशर पे इसीलिए रखा जाता है उसको ना, ताकि सॉल्युबिलिटी उसकी अच्छे से हो पाए। अगला, एनॉक्सिया कंडीशन, अभी हमने पढ़ा था एनॉक्सिया कंडीशन वो होती है कि लो पार्शियल प्रेशर, जब ऊंचाई पे जाते हैं तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है। और ये वाला तो आपने देखा ही होगा, ये जो परसेंटेज मैंने कहा था ना, तो परसेंटेज वाला एक बार देख लो।
परसेंटेज कितना, कौन सा परसेंटेज होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। पहला, पी इज हाइयर अंडर वाटर देन एट सरफेस। अभी हमने बताया था कि हाँ, जब पानी के अंदर आप जाते हैं तो एटमॉस्फेयर के अलावा पानी का भी प्रेशर लगता है, इस वजह से वहाँ का प्रेशर ज़्यादा होता है। लो सरफेस प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेंड। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ये सेकंड वाला भी देखो क्या है आपका, सही है कि जब आप अंदर से बाहर लौटते हो तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम, तो उसकी वजह से जो है बेंड की कंडीशन आती है, बेंड की कंडीशन आती है। देखो अच्छा समझ में आया। ड्यू टू हाई प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस इन ब्लड डिक्रीज। नहीं भाई, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत। हमसे वही पूछा गया, नॉट ट्रू। तो यही है कि आप क्या नाम है, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है, बट यहाँ क्या दिया है, डिक्रीज। चलिए और देखिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिपेंड, किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस, बिल्कुल नेचर ऑफ गैस पे, टेम्परेचर पे, हाँ, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, बिल्कुल सब पे डिपेंड करता है, तो मानी ऑल पे जाएगा। बात समझ में। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो आप एक बार पूरा देखिए, एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने पूरा दिया है। आपको क्या क्या दिया है उसको गौर करिए। हेनरीज ला कांस्टेंट आपको दिया, हेनरी ला कांस्टेंट दिया है, बस यहाँ ध्यान देना पास्कल के अंदर दिया है। और टेम्परेचर, कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ CO2, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, ग्राम के अंदर पूछा है। इन 1 लीटर ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 एटमॉस्फेयर। सबसे पहला जो ध्यान आपको देना, ये क्वेश्चन रट लेना, समझ लेना, प्रैक्टिस कर लेना, कभी भी आ सकता है, ठीक, कभी भी, वेरी इंपॉर्टेंट, पहले कह रहा हूं, देखो समझना, यहाँ एटमॉस्फेयर में दिया है, यहाँ पास्कल के अंदर दिया है, तो इसलिए देखो 1 ATM इज टू 10⁵ पास्कल। यूनिट का ध्यान देना होता है, सबसे ज्यादा यूनिट का ध्यान देना होता है। चलिए सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, किसका, CO2 गैस है, पार्शियल प्रेशर दिया है 2.5 ATM, जबकि ये किस में दिया है, देखो 1.667 इंटू 10⁸ क्या दिया है, पास्कल, पास्कल दिया है, और हमको एटमॉस्फेयर में चाहिए, यानी 10⁵ से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, पास्कल से आपको डिवाइड, तो ये कट जाएगा और ये पूरा, तो यानी 1.67 इंटू 10⁻3 आपका बचेगा। तो ये आपका किस में आ गया है, एटमॉस्फेयर में आ गया है। सबसे पहला स्टेप आपको ये ध्यान देना होता है, ठीक। अब क्या होगा, देखो जब आपका XCO2 यहां से निकल कर आया, कितना आया, 1.5 इंटू 10⁻3, यानी ये मोल फ्रैक्शन कम है या ज्यादा, ये मोल फ्रैक्शन बहुत कम है, ये मोल फ्रैक्शन देखो -3 के अंदर है। तो यहां से हमको ये पता चला कि ये सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट। वैसे भी ना भी रहे तो अपने को डाइल्यूट मान के चलना है, अक्सर ना जो केस है वो डाइल्यूट ही केस होता है। तो क्या होगा, हमने पहले कहा मोल फ्रैक्शन, देखो x मोल फ्रैक्शन, अब XCO2 आ गया है, ये पहला स्टेप सबसे आसान, फार्मूला लगाया, XCO2 निकाला। अब यहां से खेल शुरू होता है, तो हमने कहा यार CO2 का मोल रखो, ठीक है, CO2 का मोल रखेंगे, और वाटर का रख दो, किसका, वाटर का। सर वाटर का तो हमको दिया नहीं है, तो हमने कहा यार 1 लीटर दिया है, और सबको पता होता है 1 लीटर वाटर का मतलब 1000 ग्राम, लेकिन कुछ लोग बहुत महारथी होंगे, कहेंगे सर 1 लीटर का मतलब 1000 ml होता है, आप कैसी बात कर रहे हो। हमने कहा 1000 ml को आप 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं। ये कौन सी बात हुई, अगर जिसको पता है, किसी को पता है कमेंट करना, अगर जिसको पता होगा, बिल्कुल। लेकिन अब सुनना, डेंसिटी क्या होती है, मास अपान वॉल्यूम, क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम। हमको एक्चुअल में मास चाहिए, मास चाहिए तो क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वाटर की डेंसिटी आपको पता होती है 1 ग्राम/ml, इनटू वॉल्यूम कितना है, 1000 ml, ml कट गया तो देख लो 1000 ग्राम। तो यानी ये तो मैंने पूरा आपको बता दिया, वरना आपको ये ध्यान रखना होता है कि वाटर का जितना ग्राम होता है उतना ही ml होता है, जितना ml होता है उतना ही ग्राम होता है, वाटर के लिए बराबर, सबके लिए वाटर के लिए बराबर है। तो यहाँ से आपको देखो, यहाँ से आपको मोल मिल जाएगा, तो कैलकुलेशन यहाँ पर पूरा की हुई है अच्छे तरीके से पूरा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको गिवन है, XCO2 गिवन है, ये आपको मिल ही गया है। और कैसे देखो, 1000/18, 55.55 है ना, ये तो कई लोग रटे होते हैं और मैंने बताया भी था। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, CO2, यानी NCO2 मिल जाएगा। तो NCO2 जैसे ही आपको मिला, NCO2 जैसे ही आपको मिला, अब आपको क्या चाहिए, वेट, यहीं पे रुकना नहीं है, तभी अच्छा क्वेश्चन है। आपको वेट चाहिए, तो आपको पता है मोल क्या होता है, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। अब CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, देखो 12 कार्बन का प्लस 16 × 2 32, तो 44, कितना हो गया, 44। तो देख लो यहाँ, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया और आपका इतना आ गया। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था हेनरी लॉ के ऊपर।
एक कॉमन प्रॉब्लम और बच्चों को आती है कि सर हेनरी लॉ में और डाल्टन लॉ में क्या अंतर है। तो हमने कहा देखो बेटा, हेनरी लॉ जो होता है वो गैस इन लिक्विड के अंदर है। भाई गैस कहाँ है? लिक्विड के अंदर है। तब आपने क्या लगाया? हेनरी लॉ। ये है। डाल्टन्स का लॉ क्या होता है? वो नॉन रिएक्टिव गैसियस मिक्सचर के अंदर अगर कोई होता है तब ये लगता है। ये मैंने पूरा डिराइव करके यहाँ पे दिखा दिया है, तो है ना, ये देखो। तो यहाँ पे दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर खाली अगर ध्यान से बहुत देखोगे दोनों के अंदर क्या अंतर है। यहाँ भी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, यहाँ भी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स गैस। बस इसका कांस्टेंट KH होता है हेनरी का, इसका कांस्टेंट P टोटल होता है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है आपका? यहाँ प्रेशर गैस मोल फ्रैक्शन इंटू P टोटल, यहाँ मोल फ्रैक्शन इंटू KH। यही फिर से कह रहा हूँ, देखो यहाँ पे भी प्रेशर ऑफ गैस हेनरी लॉ में भी, डाल्टन लॉ में भी है। यहाँ पे भी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, यहाँ पर भी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। बस यहाँ कांस्टेंट KH है, हेनरी कांस्टेंट। यहाँ पर कांस्टेंट की जगह P टोटल है। क्या है? P टोटल है। और ये हेनरी लॉ मैं और अच्छे से दिखा रहा हूँ आपको, मैं और अच्छे से आपके लिए लेकर आया हूँ। देखो ये मान लो कंटेनर है, अगर लिक्विड है, ये पानी है, अगर लिक्विड में गैस है, अगर लिक्विड में गैस है तो यहाँ पे हेनरी लॉ लगेगा। अगर लिक्विड में, बहुत अच्छे से लिखा जाके याद करो, लिक्विड में गैस है तो हेनरी लॉ लगेगा। अगर ये सिर्फ गैस ही गैस है तो आपका डाल्टन लॉ लगेगा। देखो प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस, एक्स गैस, बस यहाँ पे KH है, यहाँ पे P टोटल है। बात समझ में आ गई आपको? इतनी चीजें आपके लिए ध्यान देने वाली है। चलो ये वाला क्वेश्चन, लास्ट वाला देख लो एक बार क्वेश्चन आप। लास्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, ये पूरा एक बार क्वेश्चन पढ़ना है ना। तो सबसे पहला आपको यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना, सॉल्यूशन समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले नाइट्रोजन इन एयर। अब जब नाइट्रोजन क्या है? इन एयर, नाइट्रोजन भी गैस, ये भी गैस, तो क्या लगाओगे? आपका क्या लगेगा? डाल्टन लॉ। तो यहाँ से नाइट्रोजन का हमने क्या निकाल लिया? प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इंटू P टोटल। मोल फ्रैक्शन कितना दिया है? 0.8 आपको दिया हुआ है, और आपका 5 जो है वो टोटल प्रेशर आपको दिया हुआ है। तो यानी P नाइट्रोजन आपका 4 ATM आ गया, 4 ATM आ गया। अब नाइट्रोजन को वाटर के अंदर लगाना है, पहले एयर के अंदर से हमें निकाल लिया, अब वाटर के अंदर, अब सीधा हेनरी लॉ लगाना है। जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया था सेम वही आपको हेनरी लॉ लगाना है, और मोल आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा हेनरी लॉ। इसके बाद आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी हेनरी लॉ को। थैंक यू वेरी मच।